क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का 3 मार्क्स के नंबर के लिए हम लोग जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो में लगभग हम लोगों ने 54 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 और इसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के लगभग आगे क्वेश्चन नंबर 70 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोगों का 2 और वीडियो आएगा, उतना कर लेने से 3-3 मार्क्स का आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड वालों का जो एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट है, बिहार बोर्ड वालों को ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करके जाना है, क्योंकि 3-3 नंबर के बाद हम तुरंत 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। कर लेने से आप लोगों को इकोनॉमिक्स में इतना से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए हम जो वीडियो करवा रहे हैं, जो क्वेश्चंस करवा रहे हो करना। बिहार बोर्ड के साथ साथ झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखोगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहां से कई सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों ही बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछा जाने का चांसेस है। तो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से करोगे। और अगर कोई और बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर उनमें भी इकोनॉमिक्स 3 नंबर का पूछा जाता है, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इन सबको जरूर करोगे जो हम करवा रहे हैं। देखिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रति इकाई कर लगाने पर फार्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करती है? इन विच डायरेक्शन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स। देखो, प्रति इकाई कर लगने से फार्म की पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इस प्रकार प्रति इकाई कर लगने पर फार्म की पूर्ति वक्र का कीमत और कुल पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कि अगर एक ही बार में सारा टैक्स लगेगा, बाय लीविंग ए टैक्स पर यूनिट, अगर वस्तु की प्रति इकाई पे टैक्स लगाया जाएगा, तो द सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट ऊपर की ओर सप्लाई कर्व हम लोगों का बढ़ जाएगा। द the positive relationship between the price and total supply of the farm when taxed per unit is applied। ठीक है, धनात्मक संबंध को ये हम लोगों का बताता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पे क्या बोल रहा है हम लोगों का, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति को चित्र से स्पष्ट करें, यानी ड्रॉ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हमको पता है ना, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी बाजार संतुलन में तब आता है जब बाजार का मांग बाजार का पूर्ति के बराबर है, यानी जब मार्केट का डिमांड मार्केट के सप्लाई के बराबर होता है, वहीं पे फार्म इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर मान लो हम लोग इस तरीके से अगर कर्व को बनाते हैं, तो ये हम लोगों को पता है डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आता है और सप्लाई कर्व हम लोगों का नीचे से ऊपर जाता है। ये हम लोगों का है डिमांड कर्व, ये हम लोगों का है सप्लाई कर्व। तो जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि यहां जो वो फार्म है वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो इसी चीज को यहां हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखा दिए हैं। ये हम लोगों का डिमांड कर्व, ये हम लोग का सप्लाई कर्व, जहां एक दूसरे के बराबर हो गया वहां फार्म संतुलन पे होगा। इसी चीज को हम लोगों को ड्राइंग से बनाने बोला था, तो लो हम लोग ग्राफ में इसको बना के दिखा दिए। ठीक है, वही नीचे लिखे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति बताता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एग्जाम एक्सप्लेन्स द इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन द मार्केट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर है। जहां मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है, उसी जगह फार्म संतुलन की स्थिति में आता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 57 पे देखो क्या बोल रहा है, संतुलन कीमत क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? तो संतुलन कीमत का मतलब है, संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर है। इससे पहले ऊपर जो हम लोग बाजार संतुलन पढ़े ना, उसी बाजार संतुलन को कीमत संतुलन बोलेंगे। जहां किसी वस्तु का मांग और उस वस्तु का पूर्ति जहां बराबर है वहां कीमत संतुलन होगा। यानी खरीदने वाला और बेचने वाला जिस बिंदु पर एग्री होगा। सपोज कर लो कि अगर मान लो कि हम आपको समझाते हैं, सपोज कर लो हम बाजार गए कोई कपड़ा खरीदने। अब कपड़ा दुकानदार उसको बोल रहा है, कपड़ा दुकानदार यानी कि पूर्ति करने वाला, और यहां हम खरीदने वाला यानी हम मांग करने वाला। अब हम जब कपड़ा खरीद रहे हैं तो दुकानदार बोल रहा है कि इस कपड़े का दाम 800 रुपया पड़ेगा, हम बोल रहे हैं इस कपड़े का दाम 500 रुपया देंगे। तो मांग और पूर्ति बराबर नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है 500 बहुत कम हो जाएगा, हम बोल रहे हैं 800 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, तो कीमत तय नहीं हुआ। वो बोला अच्छा एक काम करो 700 में दो, हम बोले कि 700 नहीं, देखो सबसे लास्ट हम तुमको 600 दे सकते हैं। फिर भी दोनों एग्री नहीं हुए, वो भी नहीं माना, हम भी नहीं माना।
तो वो लास्ट में बोल रहा है अच्छा एक काम करो 650 रुपया में हम दे देंगे लास्ट, इससे कम नहीं करेंगे। हम भी बोले अच्छा ठीक है चलो 650 में हमको दे दो। तो मांग और पूर्ति 650 में बराबर हो गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संतुलन कीमत। आया समझ में? जहां डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। सेम वही बोल रहे हैं यहां भी इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस equilibrium price is that price which is determined by demand and supply forces at the point where the demand of commodity and the supply of commodity becomes equal to each other। ठीक है, आया समझ में मेरा बात? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर बताइए। डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। हम आप लोगों को यही बोलेंगे कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में अंतर पूछेगा, अंतर आप हमेशा टेबल में बताना। लेकिन यहाँ पे मेरा समय कम है, आप लोगों का परसों एग्जाम है, इस वजह से हम आप लोगों को डायरेक्ट अंतर बता दे रहे। तो दोनों में अंतर देखो क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में निम्न अंतर होते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको टेबल में आप लोग बनाओगे ताकि आप लोगों का नंबर ना कटे। अब देखो क्या अंतर होता है। पहला अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद नहीं होता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में अलग-अलग प्रकार की वस्तु नहीं पाई जाती। पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही तरीके के वस्तु यानी एक समान वस्तु पाई जाती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में मिली-जुली वस्तुओं का उत्पादन होता है। यहाँ पे एक समान वस्तु होगा और यहाँ अलग-अलग प्रकार की वस्तु होगा, यानी वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है। किसमें? एकाधिकारी प्रतियोगिता में। दूसरा अंतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे, ये दो अंतर हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा अंतर क्या होगा? तो तीसरा अंतर लिखा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में साधनों की गतिशीलता अपूर्ण होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी साधन होता है उसमें बहुत ज्यादा गतिशीलता होता है, जबकि एकाधिकारी में नहीं होता है। चौथा अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, यानी एक्स अक्ष के बराबर होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एआर और एमआर अधिकारी प्रतियोगिता में अधिक लोचपूर्ण होता है। यानी देखो ये बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एवरेज रेवेन्यू यानी कि एआर और मार्जिनल रेवेन्यू यानी एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि इस तरीके का होगा। देखो इस तरीके का होगा, यहाँ एआर बराबर क्या होगा? एमआर। और जबकि हम लोगों का जो यहाँ पे एकाधिकारी प्रतियोगिता है, एआर और एमआर एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक लोचपूर्ण होती है। यहाँ इस तरीके से हम लोगों का होगा, जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। आया समझ में? ठीक, यही देखो इंग्लिश में भी ये सेम तीन अंतरों को यहाँ पे हम बताए हैं। देखो अंतरों में यहाँ पे क्या लिखा गया है? अंतर में लिखे हैं देयर आर ए डिफरेंसेस बिटवीन एब्सोल्यूट कंपटीशन यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला डिफरेंस, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर इज नो कमोडिटी डिफरेंशिएशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस गुड्स पाया जाता है, जबकि वेयर एज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिमिलर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, एक तरीके का वस्तु जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बोला गया है हम लोगों को यहाँ परफेक्ट कंपटीशन हैज फुल नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में फुल नॉलेज होता है मार्केट का, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता। तीसरा, इन परफेक्ट कंपटीशन फुल मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस रहता है, जबकि इन परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होता। इसके बाद फिफ्थ नंबर में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर और एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर एमआर के बराबर नहीं होता। जैसे एआर एमआर के बराबर होता है, यानी देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इस तरीके का ड्राइंग बनता है, एआर बराबर होता है आपका एमआर का, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इस तरीके का ड्राइंग मेरा बनता है, एआर जो होता है वो मेरा बड़ा होता है एमआर से, इस तरीके का ड्राइंग मेरा बनता है। आया समझ में? तो इन दोनों मार्केट में ये मेरा 4 डिफरेंसेस हो गया। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखो 59 में। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना। हाँ, थोड़ा सा इसको ऊंचा करते हैं हल्का सा, बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं हो गया, हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। हाँ चलो ठीक। देखो क्या बोल रहा है फार्म की अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है,
ये तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े थे कि फार्म का अधिकतम लाभ कहाँ होगा। कोई भी एक फार्म है वो अधिकतम लाभ यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कहाँ कमाएगा। तो देखो कोई भी फार्म अधिकतम लाभ कहाँ कमाएगा। पहला अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है, दूसरा उसका पूरक शर्त है और तीसरा उसका होता है सम विच्छेद बिंदु। तीन जगहों पे फार्म जो है वो पूर्ण संतुलन के बिंदु में आएगा। कौन कौन? सबसे पहला उसका अनिवार्य शर्त है, दूसरा पूरक शर्त है और तीसरा है उसका सम विच्छेद बिंदु। अब देखो अनिवार्य शर्त क्या होता है। तो अनिवार्य शर्त होता है वहां जहां सीमांत लागत बराबर होगा सीमांत आय का, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू का। यहां अगर ये दोनों बराबर है तो फार्म अधिकतम संतुष्टि पे होगा, या तो फिर उसी चीज को यहां देखो मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखो अगर ये दोनों बराबर है तो पहला शर्त है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो फार्म संतुलन में है। ये सबसे पहला शर्त है फार्म का संतुलन का। दूसरा शर्त जो है, इसके अलावे जो दूसरा शर्त हो सकता है, संतुलन के बिंदु पर सीमांत लागत रेखा यानी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम रेखा यानी एमआर वक्र को नीचे से काटे, यानी कि इस तरह से बोल रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का इस तरीके से काटे। इसका मतलब बोल रहा है नीचे से काटे, अर्थात एमआर और एमसी असमानता हो, यानी कि सिंपल बात है एमसी वक्र जो है वो एमआर वक्र को नीचे से काटे। ये अगर एमआर कर्व है और ये एमसी कर्व है तो एमसी कर्व एमआर को नीचे से काटे, यहां भी संतुलन में होगा। और तीसरा सम विच्छेद बिंदु, यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी शर्त हुआ है तो उस कंडीशन पे वो फार्म जो है वो पूर्ण संतुलन के स्तर पे आया हुआ है। और फार्म का संतुलन, कोई भी फार्म अधिकतम संतुष्टि पे आया है, इन्हीं तीन बिंदुओं से वो चीज तय होगा। इंग्लिश में भी देखिए सेम लिखे हैं, बोला गया है मेन कंडीशंस फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट आर। सबसे पहला कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, तब वो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, इक्विलिब्रियम, ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा सप्लीमेंट्री कंडीशन होता है जहां जो हम लोगों का मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से काटे। और तीसरा हम लोगों का होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। ये वो तीन कंडीशन होता है जहां पे हम लोगों का कोई भी फार्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पूर्ति का नियम का उल्लेख करें, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूछ रहा है, मांग का नियम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है? तो पूर्ति का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है। इसी चीज को पूर्ति का नियम कहा जाता है। द लॉ ऑफ सप्लाई प्रेजेंट positive relation or direct relation between the price of commodity and supply of the commodity. If other things being equal and the price of commodity increase, then the supply will also increase. In case the price of commodity decrease, then the supply of the commodity also decrease. इसी चीज को बोलते हैं द लॉ ऑफ सप्लाई। आया मेरा बात समझ में? इसीलिए जो पूर्ति वक्र होता है वो हम लोगों का इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। यहां पहले था कीमत तो पूर्ति यहां था, कीमत बढ़ा तो पूर्ति बढ़ा, फिर कीमत बढ़ेगा फिर पूर्ति बढ़ेगा। इसी तरीके से मेरा ये आगे बढ़ेगा, फिर मान लो कीमत बढ़ा तो फिर पूर्ति बढ़ेगा। इस तरीके से मेरा पूर्ति वक्र जो है बनता है। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है ऐसे, कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा, कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा, कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा, कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा। इस तरीके से हम लोग का सप्लाई कर्व जो है वो बनता है। सेम यही चीज को हम यहाँ पे अभी लिखे जो हम आप लोगों को समझाए हैं। कीमत और उस वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा पूर्ति घटेगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्ति की लोच क्या है? व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? देखो पूर्ति की लोच का मतलब होता है पूर्ति में परिवर्तन। किसी भी कारण से हम लोग वस्तु का जितना पूर्ति करते थे वो पूर्ति में परिवर्तन हो गया, या तो पूर्ति बढ़ गया या तो पूर्ति घट गया। किसी भी कारण से या तो पूर्ति बढ़ गया या पूर्ति घट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति की लोच। जैसे सपोज कर लो कि वस्तु का पहले कीमत समझ लो, कीमत का मतलब होता है प्राइस। ठीक है, कीमत का मतलब है प्राइस। सपोज कर लो पहले कीमत 2 रुपया था
तो मेरा जो पूर्ति है यानी जो मेरा सप्लाई है वो मान लो पहले 10 के बराबर था। अब मान लो कीमत बढ़ के हो गया 8 रुपया, तो हम पूर्ति को बढ़ा के कर दिए 30। तो कीमत में परिवर्तन होने से जो पूर्ति में परिवर्तन हुआ है उसी को कहा जाता है पूर्ति की लोच। सिंपल बात है, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को पूर्ति का लोच कहा जाता है। ठीक है, यानी इफ अगर किसी गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो प्राइस चेंज होने की वजह से जब उस गुड्स के सप्लाई चेंज हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और ये इसका फॉर्मूला होता है पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी इन चेंज ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी की मैंने किन्हीं दो अंतरों को बताइए। भाई अब देखो किसके किसके बीच अंतर पूछ रहा है हम लोगों का, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है कोई दो अंतर, किसमें किसमें, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है देख लो। सबसे पहले देखो हिंदी में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पहला अंतर है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होता है, अभी पढ़े थे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, जबकि एकाधिकारी में औसत आय सीमांत आय से अधिक होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, जबकि एकाधिकार में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होगा। देखो ऐसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यहाँ देखो AR बराबर होता है MR का, क्लियर। और जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग का मोनोपोली मार्केट में ये इस तरीके से होगा, एवरेज रेवेन्यू जो है वो बड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। समझ में आया, ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ बता रहा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत लागत से अधिक होती है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप अपने मन से जो अंतर चाहे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान वस्तुएं पाई जाती है, जबकि एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है। ये भी लिख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्म जो होता है वो कीमत प्राप्त करता होता है, जबकि एकाधिकार बाजार में जो फार्म होता है मेरा वो कीमत प्राप्त करता और कीमत निर्धारक दोनों होता है। आया समझ में? तो आपको जो मन करे आप वो दो अंतर को लिख देना, जरूरी नहीं है कि आप यही अंतर लिखो यही अंतर याद करो, नहीं, आपको अपने मन से कोई दो अंतर लिखना है लिख देना। ठीक है, चलो तो ये रहा हम लोगों का परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो वही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, जबकि मोनोपोली मार्केट में जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है वो बड़ा होता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक, और दूसरा डिफरेंस में आपको अगर ये डिफरेंस लिखना है तो ये लिखना, नहीं लिखना है तो अभी हम आपको जो जो डिफरेंसेस बताएं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मोनोपोली मार्केट में ओनली वन सेलर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस गुड्स पाया जाता है, पर मोनोपोली मार्केट में गुड्स डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फार्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, जबकि मोनोपोली मार्केट में जो फार्म होता है वो प्राइस टेकर या प्राइस मेकर दोनों होता है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस है, आपका मन, आपको कोई दो डिफरेंसेस को इसमें लिखना है। ठीक है, चलो आगे। बाजार मूल्य क्या है, व्हाट इज मार्केट प्राइस। तो सिंपल बात है, बाजार मूल्य का मतलब होता है कि बाजार का जो मूल्य होता है वो अल्पकालीन अवधि वाला होता है, यानी बाजार का जो कीमत है वो हमेशा बढ़ते घटते रहता है। बाजार में हम लोग जो सामान खरीदते हैं उस सामान का जो एक कीमत तय होता है उसी को हम लोग बाजार मूल्य बोलते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट में हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, जिस समय उस गुड्स का जो प्राइस हम लोगों को मिला है या जिस प्राइस पे सामानों को खरीदा और बेचा गया वही मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस टेम्पररी नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन के लिए होता है, और मार्केट प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ते घटते रहता है, बहुत जल्दी जल्दी वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फार्म का मांग वक्र की आकृति क्या होगी।
व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन ए फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी तो पढ़े थे ना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्राइंग बना करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो आगे। बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो याद रखना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जहां किसी वस्तु को बेचने वाला भी बहुत सारा आदमी है और वस्तु को खरीदने वाला भी बहुत सारा। क्योंकि इस बाजार में वस्तुओं को खरीदने वाला बहुत सारा विक्रेता होता है, इसलिए विक्रेताओं के बीच हमेशा प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए इसको पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु एक समान पाई जाती है, एक समान वस्तु पाई जाती है और यहाँ जो फार्म होता है वो कीमत प्राप्त करता होता है। उद्योग के द्वारा जो कीमत तय होता है वो उसी कीमत को स्वीकार लेता है। तो ये मेरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मीनिंग हो गया। यहाँ से करना है यहाँ से करो, हम जो आपको समझाएं वो भी कर सकते। सेम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा कंपटीशन मार्केट होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर and there are homogeneous goods are purchased and sell. There are large number of buyer and seller. That's mean the firm is price taker, not a price maker. ठीक है, तो इस तरीके से इस बाजार के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, आगे एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मोनोपोली। अब देखो एकाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है ना, एक अधिकार यानी ऐसा बाजार जहां किसी सामान को बेचने वाला सिर्फ एक विक्रेता है। ऐसा बाजार जहां किसी सामान को बेचने वाला केवल एक विक्रेता है यानी सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है। इसके अलावे उस सामान को बेचने वाला और कोई नहीं है। ये उस पूरे बाजार को अकेला नियंत्रण करता है और इस बाजार में वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है, अलग-अलग प्रकार के वस्तु देखने को मिलता है। क्योंकि इस बाजार में एक ही विक्रेता है, इसलिए कीमत प्राप्तकर्ता और कीमत निर्धारक दोनों यही होता है। ठीक है, इसी बाजार को हम लोग बोलते हैं एकाधिकार का बाजार। मोनोपोली मार्केट बेसिकली वही मार्केट होता है जहां सिर्फ एक पर्सन होता है। एक पर्सन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है और वही एक पर्सन होता है जो प्राइस टेकर और प्राइस मेकर दोनों होता है। बहुत लार्ज नंबर पे बायर्स होता है लेकिन किसी गुड्स का सेलर सिर्फ एक आदमी होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो वो मोनोपोली था, ये मोनोपोलिस्टिक। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो बाजार में ना तो एकाधिकार बाजार पाया जाता है ना पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। यानी कि ना तो रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करता है ना ही मोनोपोली मार्केट। एक्चुअल में जो बाजार एग्जिस्ट करता है वो यही बाजार है जिसका नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एक ऐसा बाजार होता है जहां कुछ समय तक प्रतियोगिता की स्थिति रहती है और कुछ समय तक जो है वो एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। मतलब ऐसा बाजार जहां दोनों मिला जुला है उस बाजार को बोलते हैं एकाधिकारी बाजार और रियलिटी में यही बाजार हम लोगों का पाया जाता है। ठीक है, सेम यही है यहाँ भी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वही मार्केट होता है जहां कंपटीशन और मोनोपोली दोनों मार्केट पाया जाता है। क्योंकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये दोनों मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि ये दोनों मार्केट मिल करके जिस बाजार को बनाता है उसी बाजार को हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। क्लियर बात है मेरा, कोई शक नहीं है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है एकाधिकार की विशेषताओं को बताइए, पॉइंट आउट फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो भाई एकाधिकार की क्या विशेषता होता है, तो देखो एकाधिकार का निम्नलिखित विशेषता होता है। एक अधिकार मतलब किसी सामान को बेचने वाला केवल एक विक्रेता है ना। एक अधिकार मतलब किसी सामान को बेचने वाला केवल एक विक्रेता है। तो इसका विशेषता सुनो। पहला विशेषता है एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एकमात्र एक उत्पादक होता है। दूसरा, बाजार में एकाधिकारी का कोई निकटतम प्रतिस्थापन बिंदु नहीं होता है, यानी ये जिस सामान को बेच रहा है इसको बेचने वाला कोई दूसरा सेलर नहीं होगा आसपास में। तीसरा, एकाधिकारी कीमत और उत्पादक दोनों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। इसका मतलब समझ लो कि ये कीमत निर्धारक और कीमत प्राप्तकर्ता दोनों होता है। आगे, एकाधिकारी में नई फार्मों के उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध होता है, यानी एकाधिकार बाजार में नए फार्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। किसी भी नया फार्म को प्रवेश करने का अनुमति नहीं होता है। आगे, एकाधिकारी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और औसत आय यानी एवरेज रेवेन्यू कम होता है इसमें। इसके बाद एकाधिकारी की स्थिति में कीमत विभेद की संभावना होती है, यानी अभी आप जो सामान को जिस दाम पे खरीदे कल उसी सामान को उस दाम पे शायद आप ना खरीद पाओ, तो ये स्थिति इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये देखो मोनोपोली मार्केट का हम लोगों का यहाँ पे फीचर्स रेडी है। तो भाई मोनोपोली कंपटीशन का क्या फीचर्स होता है सुन लो।
सबसे पहला फीचर है मोनोपोलिस्टिक का, मोनोपोलिस्टिक इज द सोल प्रोड्यूसर। मोनोपोलिस्टिक नहीं, ये गलती हो गया मेरा, मोनोपोली होगा ये, ठीक है। मोनोपोली इज सोल प्रोड्यूसर, सिर्फ एक एक विक्रेता होता है पूरे मार्केट में। दूसरा, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मोनोपोलिस्टिक इन द मार्केट, किसी नए फार्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। द मोनोपोलिस्टिक कैन डिटरमाइन बोथ, ये गुड्स का प्राइस खुद तय करता है, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों होता है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री एंड न्यू फार्म इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नए फार्मों को प्रवेश नहीं देता है। और साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कर्व होता है वो दोनों नीचे गिरने वाला होता है। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो है वो गुड्स या प्राइस डिफरेंशिएशन पाया जाता है, कीमत विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है व्यावसायिक बैंक की विशेषताओं को बताइए। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो भाई व्यावसायिक बैंक का विशेषता, तो भाई व्यावसायिक बैंक क्या होता है, तो नॉर्मली व्यावसायिक बैंक का मतलब होता है कोई भी ऐसा बैंक जो जनता का खाता अपने यहाँ खुलवाता है, लोगों से अकाउंट्स खुलवाता है, लोगों से पैसा जमा लेता है, लोगों को लोन देता है और अन्य बैंकिंग सुविधाओं को देता है। एटीएम देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, पासबुक देता है, चेकबुक देता है, लॉकर सुविधा देता है, मनी ट्रांसफर करवाता है। तो ऐसे ही बैंकों को हम लोग व्यापारिक बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो इन बैंकों का जैसे कि मान लो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों का व्यापारिक बैंक है। तो बस इसका विशेषता हम लोग को पूछ रहा है। तो क्या विशेषता होता है, पहला, व्यावसायिक बैंक मुद्रा में लेन-देन करता है। हाँ भाई, बैंक है तो पैसा में ही लेन-देन करेगा ये बैंक। दूसरा, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित कमाना होता है और बैंक सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करता है। आगे, बैंक जनता से ऋण बैंक जनता को ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। जनता को ऋण देने के उद्देश्य से लोगों से पैसा जमा लेता है। व्यावसायिक बैंक साख का व्यवहार करता है, इन्हें साख निर्माण की योग्यता होती है। व्यावसायिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जिसकी प्रकृति पूर्णतः व्यावसायिक होती है। व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक संस्था के रूप में मांग जमा पैदा करती है और ये जमाएं विभिन्न विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलो आगे इंग्लिश में देखो, सेम यही होता है हम लोगों का, यहाँ पे लिखे हम लोग क्या क्या हम लोगों का फीचर्स होता है आपका कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों का कमर्शियल बैंक्स का, हट जा भाई, कमर्शियल बैंक्स का हम लोगों का कुछ कुछ फीचर है। सबसे पहला फीचर क्या है हम लोगों का, पहला फीचर है द कमर्शियल बैंक डील्स इन मनी, ये सिर्फ मनी में लेन देन करता है, पैसा जमा लेगा, लोन देगा, सिर्फ पैसा का करेगा काम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट, ये बैंक सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। द बैंक्स रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना। कमर्शियल बैंक लोगों से जमा इसलिए लेता है ताकि वो लोन दे सके। कमर्शियल बैंक डील्स विद क्रेडिट क्रिएशन का ये काम करता है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरा तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए काम करता है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा एंटिटी यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी लोगों का पैसा जमा लेना, लोगों को लोन देना, लोगों का पैसा जमा लेना और लोगों को लोन देने वाला ही काम ये करता है। और हम व्यापारिक बैंक का चैप्टर पढ़ाते समय ये पढ़ाए थे और बोले थे कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलो आगे बोल रहा है मध्यवर्ती वस्तु के दो उदाहरण दे, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब बेसिकली ऐसा सामान होता है जिसका यूज करके कोई दूसरा सामान बनाएंगे, जैसे कि मैदा, मैदा से बिस्कुट बना सकते हैं, मैदा से पूड़ी बना सकते हैं, मैदा से और भी ब्रेड बना सकते हैं, मैदा से कई चीज बना सकते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु का एग्जाम्पल पूछा तो मध्यवर्ती वस्तु में जैसे आएगा आपका कपास हो गया, गन्ना हो गया, मैदा हो गया, ये सब। ऐसे ही आपका इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मैदा हो गया, ये सब, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों को मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। तो भाई मूल्य ह्रास का मतलब सिंपल है कि जब हम लोग कभी भी किसी भी वस्तु को यूज करते हैं, जैसे आप नोटिस करते हो चप्पल, जैसे मान लो आप एक चप्पल खरीदे, एकदम नया चप्पल है, उसका नीचे का सोल एकदम हर चीज एकदम नया है। जब आप उस चप्पल को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना यूज करोगे तो धीरे धीरे वो चप्पल घिसते जाता है, जमीन में रगड़ाते जाएगा, धीरे धीरे घिस घिस के सोल पतला हो जाएगा और चप्पल का फीता भी टूट जाएगा, पतला हो जाएगा और जहां आपका पैर का निशान है वहां पे पूरा निशान बन जाएगा। तो यही चीज बोला जाता है कि जब आप कोई भी फिक्स एसेट को यूज करो, कोई भी संपत्ति को यूज करो तो वो घिसेगा, घिसते 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 उस वस्तु के मूल्य में जो कमी होता जाएगा उसी को मूल्य ह्रास बोला जाता है, यानी कि मूल्य में कमी।
इसीलिए ना देखो, जैसे आज आप कोई साइकिल खरीदे, हम आज एक साइकिल खरीदे 7,000 का। अब मान लो ये साइकिल को हम 1 साल के बाद अगर बेचेंगे, तो क्या इस साइकिल का हमको 7,000 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस साइकिल को यूज़ किए हैं। यूज़ करने की वजह से ये साइकिल घिसा है। इसका चक्का घिस गया होगा, इसका टायर घिस गया होगा, इसका सीट घिस गया होगा, जगह-जगह से इस स्पोक टूट गया होगा, इसका स्क्रैच पड़ गया होगा जगह-जगह से। साइकिल तो है, लेकिन यूज़ करते-करते वो धीरे-धीरे घिस गया, यानी बोलेंगे उस पे डेप्रिसिएशन कट गया। तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, जो उस वस्तु के मूल्य को कम कर देता है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? इसीलिए ना कोई भी सामान को खरीद के जब आप बेचो ना सेकंड हैंड में, तो उसका दाम कम मिलता है, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन कट चुका होता है। ठीक है? आगे, राष्ट्रीय आय की गणना में निवल निवेश को परिभाषित करें। यानी कि बोल रहा है डिफाइन नेट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखो, निवल निवेश यानी निवल निवेश से अभिप्राय उस खर्च से होता है जिसके द्वारा पूंजीगत, ये इसको छोड़ दो, इसको नहीं करो। ठीक है? ये आपको परेशान करेगा। सिंपल, इसको नहीं करो, रहने दो। मुद्रा लेखा की इकाई है, समझाइए। यानी याद है ना आप लोगों को, हम लोगों का मुद्रा का जो कार्य होता है, ठीक है? मुद्रा का जो कार्य होता है, उसमें मुद्रा का एक कार्य होता है, मुद्रा लेखांकन का आधार है। यानी कोई भी लेन-देन का हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे, वो अकाउंटिंग हम लोग पैसों के आधार पे करेंगे। तो कैसे? आपको यही यही सेंटेंस को समझाना है यहाँ पे कि मुद्रा लेखांकन की इकाई है। कैसे? आप किस बेसिस पे ये बोलते हो कि मुद्रा लेखांकन का आधार है? तो देखो, ये बोल रहा है कि केन्स के अनुसार, यानी किन्स के अनुसार मुद्रा लेखा या हिसाब की मुद्रा है। हिसाब या लेखा की मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋण कीमतों और सामान्य क्रय शक्ति, यानी सिंपल बात समझ लो ना, कोई भी सामान जो हम लोग आज खरीद बेच रहे हैं, हर सामान का लेखांकन हम लोग आज मुद्रा के आधार पे ही तो करते हैं। इतना का सामान बेचे, इतना रुपया का सामान मिला, इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ, इतना रुपया का लॉस हुआ, सब चीज आज मुद्रा के आधार पे तो करते हैं। हर लेन-देन हम लोग आज मुद्रा के आधार पे करते हैं। बस उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए बोला था। ठीक है? इसको आप बेझिझक अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में भी लिखोगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। देखो, हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर रट्टा मारना है, नहीं, रट्टा मारना तो हम आप लोगों को कभी बोलते ही नहीं है। हम जो आप लोगों को समझा रहे हैं उसको थोड़ा याद रखने का कोशिश करना, और एग्जाम में जाकर के अगर आप उसको अपने शब्दों में लिख सके तो भाई बहुत शानदार नंबर आपका मिलने वाला है। रट्टा मारने से सिर्फ नहीं होगा, एग्जाम में सेंटेंस भूल जाओगे, वर्ड्स भूल जाओगे, इसलिए चीजों को समझना पहले। अर्थव्यवस्था में स्फीति का क्या आशय है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? तो देखो, स्फीति का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में स्फीति का आशय मूल्य स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि से होती है, स्फीति कहा जाता है। स्फीति का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा के मूल्य में कमी, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी देखो, अगर कभी भी हम लोग कोई सामान अगर बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जो सामान मान लो कि हम कैसे समझाएं, जैसे कि सपोज कर लो, पहले एक समोसे का दाम 3 रुपया था। पहले एक समोसा है मेरा, एक समोसा का दाम मेरा 3 रुपया था। पहले 3 रुपया में एक समोसा हमको मिल जाता था, और अब यही एक समोसा लेने के लिए हमको लगभग 8 से 10 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये जो 8 से पहले का 3 रुपया, अभी का 8 से 10 रुपया के बराबर है। तो ये मुद्रा का मूल्य नहीं बढ़ा, उसका परचेजिंग पावर बढ़ा। पहले जो सामान 3 रुपया में मिलता था, आज वो सामान का दाम 10 रुपया हो गया। मतलब आज का 10 रुपया कल के 3 रुपया के बराबर हो गया। तो ये मुद्रा का क्रय शक्ति को कम कर दिया। इसी को बोला जाता है मनी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लिव्स इन द इकोनॉमी। और इसमें ना कोई भी इकोनॉमी में जो प्राइस है ना, वो हमेशा क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। ठीक है? द लिटरल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इज ए डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि मनी का जो परचेजिंग पावर है, वो परचेजिंग पावर मनी का घट जाएगा। मनी का जो परचेजिंग पावर है, जब वो घट जाएगा तो उसी को हम लोग मनी इन्फ्लेशन बोलते हैं। और देखो, हम आप लोगों को अभी इस चीज को एकदम डिटेल में समझा दे रहे हैं, इसको समझना। आप लोग कल को जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तब भी आप लोगों को ये चीज पढ़ना मिलेगा। ये हम लोगों का कीमत लाइन होता है, प्राइस लाइन। ठीक? और इस तरीके से हम लोगों का लाइन बनता है। ये जो सीधा सीधा गया है, ये हम लोग का संतुलन कीमत है, और ये लाइन से जो ऊपर है, यही कहलाता है स्फीति। स्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। क्या कहलाता है? यही हम लोगों का इन्फ्लेशन। और ये जो इस लाइन से नीचे आ गया, ये कहलाता है अस्फीति। क्या कहलाता है? अस्फीति, यानी कि डिफ्लेशन कहलाता है। और याद रखना, एक इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन सही है, ना तो डिफ्लेशन, हमेशा उसको बैलेंस चाहिए।
ठीक है, ज्यादा हो गया इन्फ्लेशन, कम हो गया तो डिफ्लेशन। ठीक, आगे मुद्रा के प्राथमिक कार्य को समझाइए। एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, तो हम सबको पता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य में दो कार्य आता है। एक होता है हम लोगों का विनिमय का माध्यम और दूसरा होता है मूल्य का मापक। बस विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक को थोड़ा सा लिखना है और मुद्रा का प्राथमिक कार्य का यहाँ पे मतलब लिखे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य का मतलब होता है कि इसी काम को करने के लिए मुद्रा बनाया गया है। किसी भी देश का जो मुद्रा है वो मुद्रा इन्हीं कामों को करता है। पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमको इस बार लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मुद्रा का कार्य जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, यहां भी सबसे पहले सेम लिखे। पहले मनी का हम लोग यहाँ पे मीनिंग लिख दिए कि मनी क्या होता है, मीनिंग लिख दिए। और मनी का जो हम लोगों का प्राइमरी फंक्शन है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, उसको लिख करके डील कर दिए। याद रखना, फंक्शंस ऑफ मनी हमको लग रहा है एग्जाम में इस बार पूछेगा ये क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा के प्रायोगिक अथवा गत्यात्मक कार्य क्या है? व्हाट इज डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? हम ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। मुद्रा के वो कार्य जिनका अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां या सक्रिय रूप से संचालित होती है, उन्हें ही मुद्रा के प्रायोगिक अथवा गत्यात्मक कार्य कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसके वजह से अर्थशास्त्र में जो मुद्रा का मात्रा है वो मुद्रा का मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसे कामों को ही मुद्रा का गत्यात्मक कार्य करते हैं। जैसे मुद्रा सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करेगी, मुद्रा आय, उत्पादन, रोजगार स्तर को प्रभावित करती है। तो ये सब मुद्रा का जो है वो गत्यात्मक कार्य मेरा होता है। इसके बाद आगे मुद्रा मौद्रिक नीति। मुद्रा मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीतियों का निर्धारण में संचालन का आधार है। मुद्रा विशिष्टीकरण होता है, यानी ऐसा कोई भी मनी का काम जो किसी भी देश के इकोनॉमिक में, किसी भी देश के इकोनॉमी में ऐसा मनी का कोई, अरे भाई चल भाई, ऐसा मनी का कोई भी फंक्शन जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में, जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में डायरेक्ट इफेक्ट छोड़ेगा, उसी को बोला जाता है मनी का डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, और ये सब मनी का डायनेमिक फंक्शन मेरा होता है। ठीक, आगे प्रमाणिक प्रतीक मुद्रा। ये क्वेश्चन ना, ही क्वेश्चन को छोड़ दो, 77 नंबर, इसको नहीं करना है। न्यून मांग और अतिरिक्त मांग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पूछेगा। ठीक है, ये मीनिंग पूछेगा। न्यून मांग और अतिरिक्त मांग में क्या मतलब, परिभाषा बताए। डिफाइन डिफिशिएट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो देखो, न्यून मांग और अतिरिक्त मांग का मतलब क्या है। सबसे पहले न्यून मांग यानी कि डिफिशिएट डिमांड। न्यून मांग का मतलब है कि डिमांड कम हो गया। न्यून मांग का मतलब क्या है, डिमांड कम हो गया। न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम है। यानी समझ लो कि जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं न्यून मांग। न्यून मांग का मतलब सिंपल है कि हम लोगों का जो मांग का मात्रा है वो कम है हम लोगों का पूर्ति का मात्रा से, यानी पूर्ति अधिक है, मांग कम है। और अतिरिक्त मांग यानी एक्सेस डिमांड मतलब इसका उल्टा। अतिरिक्त मांग का मतलब है कि हम लोगों का जो मांग है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में। जब हम लोगों का मांग ज्यादा होगा हम लोगों का पूर्ति की तुलना में, तब उसी को हम लोग अतिरिक्त मांग यानी एक्सेस डिमांड बोलते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में भी देखिए यहीं पे सेम बोल रहा है। ये जो हम लोगों का आपका डिफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब है कि हम लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगा हम लोगों का एग्रीगेट सप्लाई से। यानी बेसिकली इतना बोल लो कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो वो डिफिशिएंट डिमांड हो गया। सरप्लस एक्सेस डिमांड या सरप्लस डिमांड क्या हुआ, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब मेरा डिमांड मेरे सप्लाई से ज्यादा होगा तब हम लोग उसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे। आया बात समझे मेरा? ठीक है, चलो आगे। न्यून मांग उत्पन्न होने के कारण बताइए। ऐसा क्या कारण है भाई जिसके वजह से डिफिशिएट डिमांड होगा? ऐसा क्या होगा जिसके वजह से मेरा डिमांड मेरा सप्लाई से भी कम होगा? ऐसा क्या होगा जिसके वजह से मेरा मांग घट जाएगा? तो बस उसी का रीजन पूछ रहा है। तो मांग घटने का रीजन मेरा हो सकता है आपका निर्यात में कमी हो जाना, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग की मांग में कमी हो गया, सार्वजनिक व्यय में कमी हो गया, बैंक दर में वृद्धि एवं निवेश मांग में कमी हो गया, करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय योग्य आय में उपभोग में कमी हो गया। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से न्यून मांग मेरा उत्पन्न होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे देखो बोल रहा है, लो डिमांड अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन।
यानी कि जो डिफिशिएंट डिमांड है उसका होने का रीजन है आपका डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट कम हो गया। डिक्लाइन इन कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग प्रोपेसिटी, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन बैंक रेट, reduce investment demand, increase in taxes resulting in decrease in disposable income and consumption demand। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से मेरा डिफिशिएंट डिमांड होगा। ठीक है, बस हो गया। 79 ही क्वेश्चन था, टोटल 120 क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है बस। और 2 वीडियो जल्दी जल्दी ला रहे हैं अभी, उसमें हम लोग 79 हो गया ना, 80 से लेकर के 120 लगभग क्वेश्चन होगा, यानी लगभग 40 क्वेश्चन। तो देखेंगे या तो एक ही वीडियो में 40 क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा होगा तो 20-20 करके 2 वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक, इसके बाद लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बाकी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हो गया, बुक का सारा क्वेश्चन हो गया, पीवाई क्यूज, मॉडल पेपर, वो सब तो हम आप लोगों को करवा ही दिए हैं। इतना कर लेना, फिर कहीं से भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स में कुछ भी पूछे, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।